सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। तो चलिए, प्रमुख अंतर वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में परासरण और विसरण क्या होता है, इसमें अंतर। फिर विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल क्या होता है, इसमें अंतर। SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया क्या होती है, इन दोनों में अंतर। DNA और RNA में अंतर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। फिर इसके बाद लैंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन, लैंथेनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, इतना सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परासरण। परासरण क्या होता है कि जब, ये समझिए प्रैक्टिकली पहले समझ लीजिए, जैसे किशमिश को जल में डालते हैं तो क्या होती है, फूल जाती है। उसका कारण क्या होता है, किशमिश के अंदर जो है वो पेस्ट जो भरा होता है वो सांद्र होता है, यानी गाढ़ा होता है ना। तो पानी के कण अंदर चले जाते हैं तो वो फूल जाता है। मतलब पानी के कण यानी विलायक के कण जो है वो क्या है, तनु है, और अंदर जो है पेस्ट भरा हुआ है वो क्या है, सांद्र। तो तनु विलयन सांद्र विलयन में आता है अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। तो इसमें जो छिलका है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। तो परासरण में क्या होगा कि तनु विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से सांद्र विलयन की ओर जाता है, इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। और विसरण में क्या होता है, अलग अलग सांद्रता के दो विलयनों को जब मिलाते हैं तो एक निश्चित सांद्रता का नया विलयन प्राप्त होता है, और इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। समझ गए, एक गाढ़ा सॉल्यूशन है, गाढ़ा विलयन है, एक हल्का विलयन तनु विलयन है, दोनों को मिला दीजिए तो एक नई सांद्रता का विलयन बन जाएगा, यह विसरण होता है। अब इन दोनों में अंतर हम लोग क्रम से समझेंगे। देखिए, परासरण की क्रिया के लिए पहला अंतर, परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती। क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है ना। और विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता, या इसे कहिए कि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य होता है। ठीक, बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के परासरण नहीं हो सकता। ठीक है, ये परासरण, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा परासरण और विसरण में अंतर। यहाँ लिखेंगे परासरण और इधर ये हो गया विसरण। ठीक, तो परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है, और विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। क्या लिखेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, नहीं होती। ये पहला अंतर समझ में आ गया। और दूसरा क्या होता है भाई, पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर हम समझेंगे कि परासरण में क्या होता है कि तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर जाता है। क्या होता है, तनु विलयन, यहाँ लिखेंगे तनु विलयन। परासरण में पूरी बात लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, परासरण की क्रिया में तनु विलयन जो है वो किधर जाता है, सांद्र विलयन की ओर। तनु विलयन के कण सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। ठीक, और विसरण में क्या होता है कि तनु विलयन या कहिए या विलायक कहिए, जो विलायक होगा, जो घोलेगा, वो जो है तनु होगा, तो यहाँ विलायक भी कहते तो ज़्यादा अच्छा था, वैसे भी ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें तनु विलयन सांद्र विलयन में तनु विलयन के कण सांद्र विलयन के कण की ओर, और सांद्र विलयन के कण तनु विलयन की ओर जाते हैं। क्या लिखेंगे, तनु विलयन के कण, ऐसे कर दे क्या, तनु विलयन के कण सांद्र विलयन की ओर, और सांद्र विलयन के कण तनु विलयन की ओर गति करते हैं। ये दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, अच्छा, एक अंतर ये जो है ये भी हो गया। क्या अंतर हो गया कि एक जो है दोनों दिशाओं में होता है और एक केवल एक दिशा में होता है। कौन सा एक दिशा में होता है, कौन दोनों दिशाओं में होता है, बताइए भाई। परासरण की क्रिया क्या होती है, एक दिशा में होती है। ये क्या होता है, एक दिशिक होता है। ठीक, एक
दिशिक होता है, यानी परासरण की क्रिया केवल एक दिशा में होती है। और विसरण की क्रिया क्या होती है, ये द्विदिशिक होता है, दोनों दिशाओं में होती है, यानी तनु से सांद्र की ओर और सांद्र से तनु की ओर, दोनों दिशाओं में होता है। ये दो दिशिक होता है। ठीक, अब अगला अंतर समझेंगे, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल क्या होते हैं और इन दोनों में अंतर। अब देखिए, विद्युत अपघटनी सेल जो होता है, इसमें देखिए एक पात्र होता है। चलिए पहले फिगर बना देते हैं छोटा सा। एक पात्र होता है, ठीक है, कुचालक पदार्थ का। इसमें विद्युत अपघट्य का जो है जलीय विलयन भरा हुआ होता है। इसमें दो धातु की छड़ों को डुबो देते हैं, इसमें दो धातु की छड़ को डुबोया जाता है और इन दोनों धातु की छड़ों को क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, एक सेल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार चलिए ये सेल से जोड़ देते हैं। और जो प्लेट देखिए धन सिरे से जुड़ा है, ये धन है, ये ऋण है, धन ऋण। तो जो प्लेट धन सिरे से जुड़ा होता है उसको कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। और जो ऋण सिरे से जुड़ा होता है उसको कहते हैं क्या, कैथोड। ठीक, अब क्या होता है कि जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए विलयन विद्युत अपघट्य का विलयन है। मान लो नमक का जलीय विलयन है, नमक भी तो एक विद्युत अपघट्य है, तो नमक का विलयन है तो इसमें क्या बनेगा, Na+ और Cl- बन जाएगा। अब देखिए ये कैथोड जो है ये ऋण आवेशित है, ये धन आवेशित। तो विलयन में जो ऋण आयन होते हैं यानी Cl- होगा, वो कैथोड की ओर जाएगा। क्या होगा, कैथोड की ओर जाएगा, क्या करने, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने। तो फिर इलेक्ट्रॉन निकाल करके ये Cl- जो है इलेक्ट्रॉन निकाल करके Cl के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और ये Cl मिल करके क्या बनेगा, Cl2 का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से जब तक इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करेंगे तब तक इसमें Cl2 का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ धारा प्रवाहित करते हैं तो फिर Cl2 का निर्माण हो जाता है। और दूसरी बात, चलिए तो इतनी बात यहाँ विद्युत अपघटनी सेल में होता है। इसी की सहायता से अभी हम अंतर लिखेंगे। ठीक, चलिए अब गैल्वेनिक सेल समझिए। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इसमें दो पात्र होते हैं। क्या होता है, दो पात्र होते हैं और दोनों पात्रों में अलग अलग या एक ही अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य का विलयन लिया जाता है। इसमें जिंक धातु का विलयन लिया जाता है। जिंक धातु के विद्युत अपघट्य का विलयन में इसमें जिंक धातु की छड़ को डुबोया जाता है और इसमें कापर धातु के विलयन में, कापर धातु के विद्युत अपघट्य के विलयन में कापर धातु की छड़ को डुबोया जाता है। ये लो, कापर डुबो दिए और यहाँ क्या किए, जिंक को डुबो दिए। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, एक तार से जोड़ देते हैं और इस तार में लगा देते हैं वोल्ट मीटर। चलिए थोड़ा नीचे बनाएं। इस तार में क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये विभव मापी कह लीजिए। चलिए विभव मापी यानी धारा मापी भी यहाँ लगा देंगे। ठीक, चलिए एमीटर कर दे रहे हैं, एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, और फिर तो ये जिंक धातु की छड़ है, क्या है, जिंक धातु की छड़ यहाँ डुबोई गई है और इसमें कापर धातु की छड़ डुबोई गई है। अब हम लोग जानते हैं कि जिंक की सक्रियता कापर से बहुत अधिक होती है ना। तो ये कापर देखिए हाइड्रोजन के बाद है कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो कापर की सक्रियता कम है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज़्यादा है, और इसकी सक्रियता ज़्यादा है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम है जिंक का, है ना। तो सक्रियता ज़्यादा है और दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाह रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। तो जिंक के पास जो है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर होता है। ठीक है, इसमें ये कापर जो होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है, और ये जिंक जो है एनोड होता है और ये कापर जो है ये क्या होता है, कैथोड का कार्य करता है। ठीक, तो कैथोड देखिए इसमें क्या होता है, धन आवेशित होता है। क्यों कहते हैं ऐसा, कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है इसलिए इसमें धन आवेश है। ठीक, और ये जो है ऋण आवेशित होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन, देखिए जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन कापर धातु की ओर आएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब ऋण आयन यहाँ ज़्यादा होगा। क्या होगा, ऋण आयन जब ज़्यादा होगा, चलिए मान ले रहे हैं अभी ऋण आयन यहाँ अधिक हो रहा है, ऋण आयन अधिक हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो यहाँ धन आयन अधिक हो रहा है।
क्या हो रहा है, धन आयन अधिक हो रहा है। और जब धन आयन यहाँ अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या जाने देगा, नहीं आने देगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा, धारा का प्रवाह यहाँ रुक जाएगा। और फिर यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन पहले इधर आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेगा, ये भी नहीं आने देगा। समझ गए। तो यहाँ धन आयन की अधिकता और यहाँ ऋण आयन की अधिकता होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। पूरी बात फिर से समझिए। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो पात्र लेते हैं, एक पात्र में जिंक धातु का के विद्युत अपघट्य जली विलयन लेकर उसमें जिंक धातु की क्षण को डुबो देते हैं, और कापर धातु के विद्युत अपघट्य के जली विलयन में कापर धातु की क्षण को डाल देते हैं, और इन दोनों क्षणों को क्या करते हैं, एमीटर से या कह लिए वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं धारा को मापने के लिए। फिर जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, कापर की ओर आने लगता है, और जिंक से जब इलेक्ट्रॉन कापर की ओर आता है तो इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक। और इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, ऋण आयन की अधिकता हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कमी होगी, यानी धन आयन की अधिकता होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा तो ये सेल खराब हो गया। तो ये सेल जो है चलता रहे, धारा का प्रवाह होती रहे, इसके लिए इसमें क्या करते हैं, इसमें लवण ब्रिज लगाते हैं, ये इस प्रकार से। और इसमें KCl भरा होता है, क्या भरा होता है, KCl भरा होता है। और ये KCl जो होता है ये क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। अब यहाँ देखिए धन आयन की अधिकता हो गई तो इस धन आयन की अधिकता को कम करने के लिए Cl- इसमें आ जाता है, तो यहाँ जो है धन आयन की अधिकता को खत्म कर देता है। और यहाँ ऋण आयन की अधिकता है तो यहाँ से K+ इसमें आ जाता है, तो यहाँ से ऋण आयन की अधिकता को कम कर देता है और सेल पूरा चलता रहता है, लगातार धारा का प्रवाह होता रहता है। ये हो गया विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल। इन दोनों में अंतर क्रम से हम लोग समझेंगे। देखिए क्या है कि विद्युत अपघटनी सेल क्या कर रहा है, देखिए इसमें विद्युत धारा की प्रवाह की जा रही ना, तो ये जो है रासायनिक अपक्रिया हुई है, तो ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत अपघटनी सेल वह सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। पहला अंतर याद हो गया अच्छे से, बोलेगा तो नहीं, क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा है, इसमें तो कहीं से सेल या विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं किया जा रहा, ये अपने आप धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को का रूपांतरण क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। ठीक, ये होता है पहला बात। ये चलिए नंबर 1 हो गया। अब दूसरी बात समझिए। देखिए क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये सोडियम। देखिए सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na बनाएगा। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब क्लोरीन इसके पास गया और इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ना, ऋण आयन बना है, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। और सोडियम जब विद्युत धारा का प्रवाह होता तभी जो है कैथोड के पास जाता, उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन होता है। तो मतलब ये विद्युत अपघटनी सेल जो होता है, ये इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। तो विद्युत अपघटनी सेल में जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है, क्या होती है, रेडॉक्स अपक्रिया। ये किसके द्वारा होती है भैया, विद्युत धारा के द्वारा। रेडॉक्स अपक्रिया इसमें विद्युत धारा के द्वारा होती है, विद्युत धारा के द्वारा रेडॉक्स अपक्रिया होती है। ऐसे लिखें, विद्युत धारा द्वारा क्या हो रहा है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। रेडॉक्स अपक्रिया होती है। ठीक, और यहाँ कैसे हो रही भैया रेडॉक्स अपक्रिया बताइए। इसमें तो स्वतः हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि जिंक की सक्रियता ज़्यादा है, कॉपर की कम है, तो इलेक्ट्रॉन लेन देन शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया होती है। इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक, चलिए अब इसके बाद तीसरा अंतर क्या आया निकल के इसमें से, बताइए भाई।
ये कैथोड देखिए इसमें धन आवेशित होता है, क्या एनोड जो है धन आवेशित होता है, कैथोड ऋण आवेशित। यहाँ एनोड ऋण आवेशित, कैथोड धन आवेशित होता है। ठीक है, तो चलिए एक अंतर यहाँ से लिखते हैं। एनोड इसमें क्या होता है, धन आवेशित, धन ध्रुव पर होता है। क्या होता है, धन ध्रुव पर होता है। और इसमें एनोड जो है वो क्या होता है, एनोड ऋण ध्रुव पर होता है। ठीक, ऋण ध्रुव पर होता है। ठीक, ये तीसरा अंतर हो गया। और चौथा भी इसी में से बना लीजिए। चौथा इसमें से क्या बनेगा कि कैथोड, क्या लिखेंगे, कैथोड जो है ये क्या होता है, ऋण ध्रुव पर होता है। कैथोड, या ऐसे भी लिख सकते हैं कैथोड ऋणात्मक होता है, ऋण ध्रुव पर होता है। और इसमें क्या कहेंगे, कैथोड, बताइए भैया, कैथोड धन ध्रुव पर होता है। कैथोड धन ध्रुव पर होता है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। और क्या, तो चलिए ये चार अंतर पर्याप्त इसमें हो गया। ऋण ध्रुव पर होता है। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें से देखेंगे हम लोग कि और कौन सा अंतर इसमें आएगा। अच्छा, एक चीज देखिए, इसमें दो पात्र है ना, इसमें एक ही पात्र है, तो इससे क्या अंतर निकल के आएगा भाई, बनाइए कि इसमें विद्युत अपघटनी सेल में केवल एक पात्र में विद्युत अपघट्य विलयन होता है। इसमें क्या होता है, एक पात्र में, एक ही पात्र में क्या होता है, विद्युत अपघट्य का विलयन होता है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, दो पात्र में अलग अलग, जैसे कह लीजिए अलग अलग दो पात्रों में, अलग अलग दो पात्रों में, दो पात्रों में क्या होता है, या विद्युत अपघट्य का विलयन क्या कहिए, इलेक्ट्रोड कह लीजिए ना, दोनों इलेक्ट्रोड, एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं। ये अलग अलग दो पात्र में इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, एनोड और कैथोड को मिला के क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ठीक होते हैं। चलिए, इतना पर्याप्त अंतर हो गया। देखिए, एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ विद्युत अपघट्य भी लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड स्पष्ट दिख रहा है ना, तो वो कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होते हैं। एनोड धन ध्रुव पर होता है, कैथोड ऋण ध्रुव पर। यहाँ एनोड धन होता है, कैथोड ऋण होता है। ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन किधर से, धारा का प्रवाह किधर होगा, जिंक वाले से कॉपर की ओर, की ये कॉपर वाले से जिंक की ओर, या जिंक वाले से कॉपर की ओर, धारा का प्रवाह बताइए। इलेक्ट्रॉन चूंकि जिंक से कॉपर की ओर आ रहा है, तो धारा किधर होगी, कॉपर से जिंक की ओर धारा का प्रवाह होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। चलिए, अब समझते हैं SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया क्या होती है, और इन दोनों में अंतर भी साथ में समझते जाएंगे। देखिए, SN1 अपक्रिया वह अपक्रिया जिसका वेग एक अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब अपक्रिया जब प्रारंभ होगी तो उसमें एक अभिकारी पदार्थ होगा। देखिए, समझिए, जैसे इसमें हेलो एल्केन लिया जाता है, क्या लिया जाता है, हेलो एल्केन। तो ये कार्बन है और इसी से हेलोजन जुड़ा रहेगा। तो अब ये समझिए, पहले स्टेप में क्या होता है, ये हेलोजन ये हेलोजन यहाँ से अलग होता है। पहले क्या होता है, अलग होता है। तो अलग होने के लिए यहाँ जो है, जब भीड़ ज़्यादा होगी, ऐसे याद रखिए, यानी CH3 वाला समूह इससे अधिक मात्रा में जुड़ा होगा, तो ये आसानी से अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ये क्या होता है कि ये धन आयन और ऋण आयन, ये जो है Cl- ये यहाँ से अलग हो जाता है। और जब ये अलग हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये देखिए, ये बन गया क्या, C है,
ये प्लस चार्ज है ना, और Cl माइनस चार्ज ये वाला C, और इस C से जुड़ा हुआ है ये CH3। तो इसमें क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, यानी धन आयन कार्बन पर बन गया, और Cl माइनस ये अलग हो गया। ठीक, तो ये जब अपक्रिया प्रारंभ हुई तो उसमें केवल एक अभिकारी पदार्थ था जब अपक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक, और ये दो पदों में पूरी होती है। कैसे, पहले ये जो है ऋण आयन यहाँ से अलग होता है और कार्बोकैटायन का निर्माण करता है, फिर कार्बोकैटायन जो है ये देखिए धन आयन बन गया, इससे अब ऋण आयन आसानी से जुड़ जाएगा। ये देखिए CH3C और इधर फिर CH3 ये वाला Cl प्लस, और इससे OH माइनस दूसरे क्रम में दूसरे पद में जुड़ेगा तो बनेगा क्या, C, ये CH3 लिख दीजिए ऐसे, ये CH3 और ये OH। बात समझ में आई, ये दो पदों में होती है। देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया और ये सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक, दो पदों में यह क्रिया पूरी होती है। चलिए अब SN2 अपक्रिया देखते हैं। यह अपक्रिया जो होती है दो अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है। मतलब जब अपक्रिया प्रारंभ होती है तो उस समय दो अभिकारी पदार्थ होते हैं। कैसे, ये देखिए हेलो एल्केन है ये, इसमें जो है आपस में बिगाड़ हुआ, झगड़ा हुआ, Cl अलग हो गया। अब Cl जब अलग हो गया, ये अकेले हो गया प्लस चार्ज, तो इससे ये ऋण आयन से आसानी से जुड़ जाता है। ये बात हुई। और यहाँ क्या होता है, ये पहले से देखिए ये C, अब इसमें जो है हम लिखेंगे ये छोटा समूह लेंगे जिससे आसानी से कोई आके यहाँ जुड़ सके कार्बन से। ठीक, छोटे छोटे समूह होंगे। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि ऋण आयन आता है और इसके बगल में ऐसे खड़ा हो जाता है, पीछे से आएगा, फिर जो है इस बंध को कमजोर करेगा। ऋण आयन के प्रति Cl माइनस के प्रति जो इस कार्बन का आकर्षण था वो कम कर देता है। इसका दिमाग जो है कार्बन का OH माइनस की ओर थोड़ा सा चला जाता है। अब क्या होता है, अब ये जो है बंध कमजोर हो जाता है, तो क्षीण बंध द्वारा ये जुड़ जाता है और इस बंध को कमजोर कर देता है। ठीक है, और तब बना लेता है संक्रमण अवस्था बन जाती है। ये लो कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है ना, ये एक हाइड्रोजन ये लगा दो। अब ये OH जो है माइनस, ये क्षीण बंध द्वारा इससे जुड़ जाएगा और ये Cl माइनस के बंध को भी कमजोर कर देता है। ठीक, और ये इसमें क्या बन गया, ये संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। क्या होती है, यहाँ लिखेंगे संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। ये लीजिए संक्रमण अवस्था बनती है। और वहाँ क्या होता था, यहाँ क्या बना था, धन आयन बना था, कार्बोकैटायन इसको कहेंगे। जब कार्बन पर आता है धन आयन तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक, यहाँ कार्बोकैटायन बना, यहाँ संक्रमण अवस्था बनती है। फिर क्या होता है, ये Cl माइनस जब बंध कमजोर हो गया इसको छोड़ देता है, OH के साथ जुड़ जाता है। ठीक, फिर ये क्या करता है, Cl को जोड़ करके OH के साथ, Cl को छोड़ करके OH के साथ जुड़ जाता है। ये बन गया। ठीक, अपक्रिया ये पूरी हो गई। तो ये SN2 अपक्रिया, SN1 अपक्रिया है। अब दोनों में अंतरक्रम से हम लोग लिखेंगे। देखिए पहला अंतर क्या होगा, ये पहला अंतर अब लिखेंगे हम लोग कि SN1 अपक्रिया का वेग, SN1 अपक्रिया जो होती है इसमें अपक्रिया का वेग एक अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या, एक अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, मतलब जब अपक्रिया प्रारंभ हुई तो एक ही अभिकारी पदार्थ था, उसी में आपस में बिगाड़ हुआ या टूट गया। और इसमें जो है क्या हुआ, SN2 अपक्रिया में दो अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, SN2 अपक्रिया का वेग दो अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। दो अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा देखिए कि SN2 अपक्रिया कितने पदों में पूरी होती है, कितने स्टेप में पूरी होती है, कितने चरण में पूरी होती है, 2 चरण में, 2 पदों में, 2 स्टेप में पूरी होती है। तो क्या लिखेंगे, यह SN1 अपक्रिया 2 पदों में पूरी होती है, 2 पदों में पूरी होती है। लिख करके हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आपको साथ में याद होता चले, 2 पदों में पूरी होती है।
ठीक। और ये SN2 अपक्रिया ये कितने पद में, एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। यह जो है एक ही पद में या एक ही स्टेप में क्या होती है, पूरी होती है। ठीक। अच्छा, अब इसमें देखिए ये प्राथमिक एल्कोहल है, तो प्राथमिक एल्कोहल मतलब इसमें जो है कार्बन की संख्या, इस कार्बन से जुड़े कार्बनों की संख्या जब कम होती है तब जो है ये देखिए यहाँ जो है भीड़ ज़्यादा है। देखिए इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, भीड़ ज़्यादा है, किसी और के जुड़ने की आशंका बहुत कम है। कोई यहाँ आके जुड़ना भी चाहे तो सोच भी नहीं सकता है कि नहीं, यहाँ आएगा सोचेगा कि मैं भी जुड़ जाऊँ, लेकिन इतने सारे लोग जुड़े हैं क्या करूँगा जुड़ के। यहाँ क्या स्थिति है, OH- आएगा, कहेगा अरे जगह तो है, आ जाओ जुड़ जाओ, तो इसके बंध को कमजोर कर देता, संक्रमण अवस्था बना लेता है, फिर Cl- को अलग करके यौगिक का निर्माण कर देता है। ठीक। तो इसमें देखिए ये क्या है, प्राथमिक कार्बन। तो जो प्राथमिक कार्बन होता है उसकी सक्रियता अधिक होती है। प्राथमिक कार्बन क्या होता है, वह कार्बन जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा हो या नहीं भी जुड़ा हो तब भी इसको प्राथमिक कार्बन या 0 डिग्री कहेंगे। तो ये प्राथमिक कार्बन हो गया। ठीक। और इस कार्बन से देखिए एक कार्बन और जोड़ दे रहे हैं, ऐसे करके मान लो ऐसे इस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन इस प्रकार से हैं, तो CH3। अब ये देखिए प्राथमिक कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा, इससे 2 कार्बन जुड़ा, ये द्वितीयक है, इससे जो है 1 2 3 4 ये 4 डिग्री कार्बन हो गया, ये जो है 1 2 3 3rd डिग्री हो गया। तो जितने कार्बन जुड़े होते हैं वही डिग्री होती है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होता है। एक कार्बन जुड़ा है प्राथमिक कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा है तृतीयक द्वितीयक, और 3 कार्बन जुड़ा होगा तो तृतीयक। तो ये कार्बन जो है 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं और इसी से Cl जुड़ा है, तो ये जो है तृतीयक हैलोएल्केन है। तो तृतीयक वाले में यहाँ देखिए सक्रियता अधिक होती है, तो क्रियाशीलता का क्रम इसमें जो होगा वो क्या होगा, तीसरा लिखेंगे क्रिया SN1 अपक्रिया के क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, ये 3D यानी क्या है, तृतीयक एल्कोहल जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, द्वितीयक उससे कम और प्राथमिक सबसे कम होता है। क्यों, अभी बताया। तृतीयक में यहाँ जो है क्या होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, Cl की जो है घुटन होने लगती है कि जो है ज्वाइंट फैमिली में हम नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से ये पहले अलग होता है, फिर ये दूसरे के साथ जुड़ जाता है। ठीक। SN1 अपक्रिया ऐसे याद रखेंगे, याद रहेगा। SN2 अपक्रिया में क्या है कि यहाँ भीड़ कम है, मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल है, तो जो प्राथमिक एल्कोहल होता है उसकी सक्रियता यहाँ ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि यदि भीड़ कम है तो ये जो है ये वो सोचेगा भाई जगह कम है, चलो जुड़ जाओ इसमें, तो ये जो है इसके बंध को कमजोर कर देता है, फिर इसको अलग करके बन जाता है यौगिक का निर्माण। तो यहाँ जो है क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा भाई, क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा बताइए, प्राथमिक जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, द्वितीयक उससे कम, तृतीयक सबसे कम क्रियाशील होता है। बात समझ में आ गई, ये 3 अंतर पर्याप्त है। और भी अंतर इसमें लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि इसमें क्या बनता है, SN1 अपक्रिया में क्या बनता है जी, ये क्या है, ये क्या है, चौथा अंतर बताइए, SN1 अपक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है ना। और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ संक्रमण अवस्था प्राप्त हो रही है, संक्रमण अवस्था बनती है या कह लीजिए प्राप्त होती है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ जो है क्या हो रहा है कि ये अलग हो रहा है, ऐसे अलग हो रहा है मतलब धन आयन ऋण टूट रहा है, तो एक प्रकार का ये जो है ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय तरीके से ना ध्रुव बन रहा है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। तो ये जो है ध्रुवीय विलायकों में ये अपक्रिया का वेग इसमें बढ़ता है, क्या होता है, ध्रुवीय विलायकों में SN1 अपक्रिया का वेग बढ़ता है। तो यहाँ लिखेंगे अगला अंतर, ध्रुवीय विलायकों में, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इसलिए इसको भी लिखा दे रहे हैं। ध्रुवीय विलायकों में क्या होता है, SN1 अपक्रिया का क्या वेग क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ क्या होता है, पांचवा अंतर लिखेंगे कि ध्रुवीय विलायकों में
SN2 अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घटता है। यहाँ ध्रुवीय विलायक तो है नहीं, ध्रुवीय है नहीं, ठीक। तो इतना 5 अंतर ये पर्याप्त है, ठीक। तो ये हो गया SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। अच्छे से हमको लग रहा है याद हो गया होगा, फिर से बता दें, पढ़ लेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब इसके बाद अगला देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, DNA और RNA में अंतर। चलिए अब समझते हैं DNA और RNA में अंतर। तो शुरुआत कहाँ से करें, ये समझ लीजिए DNA क्या होता है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की द्विकुंडलित संरचना होती है। अब समझेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ये न्यूक्लिक अम्ल का भाग होता है। और न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है, पहली बात तो न्यूक्लिक अम्ल है क्या, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल पहले समझ लीजिए, न्यूक्लिक अम्ल, ये बेसिक जानकारियाँ ये होनी चाहिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से बना हुआ जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। भाई बात समझ में आई इतनी बात। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है और ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, ठीक। और इसके 3 घटक होते हैं, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन, एक होता है सबसे पहले कह लीजिए फास्फेट, ठीक, और फास्फेट से जुड़ा होता है शर्करा, और शर्करा से जुड़ा होता है क्षारक, नाइट्रोजन युक्त क्षारक। चलिए ऐसे कर लेते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षारक, ठीक। तो फास्फेट में तो फास्फेट ठीक है, PO4 3-। और शर्करा के रूप में होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। क्या होता है, डीऑक्सी, लिख दें, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, लीजिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और दूसरा राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा, ठीक, शर्करा, ये जो है 2 भाग इसके हैं, ठीक। और नाइट्रोजन युक्त क्षारक में इसमें कौन कौन है, एक है यूरेसिल, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। तो ये 5 होते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षारक के रूप में। कौन कौन है, यूरेसिल, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त क्षारक ये होते हैं कहाँ, न्यूक्लिक अम्ल में, ये घटक होते हैं 3 प्रकार के। और ये जब जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब इसकी 2 श्रृंखलाएं हो जाती हैं, 2 या 2 से अधिक, तो इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइडों के मिलने से न्यूक्लिक अम्ल बनता है। और यही न्यूक्लिक अम्ल जो है क्या होता है, DNA में होता है। DNA में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये यानी जो है फास्फेट, शर्करा और क्षारक मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। इनके न्यूक्लियोटाइडों के मिलने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब समांतर या द्विकुंडलित रूप से जुड़ जाते हैं तो वो DNA हो जाता है। बात समझ में आई। तो चलिए अब देखते हैं शुरुआत, अब इन दोनों में अंतर। DNA क्या होता है, ये जो है इसमें इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम देखिए, दोनों का पूरा नाम लिख देंगे, एक अंतर ये हो जाएगा। पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम तो आप सबको याद ही है, क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, लिखना पड़ेगा। चलिए लिख ही देते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक, ये होता है इसका पूरा नाम। और इसका पूरा नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक, इसका पूरा नाम। अब देखिए DNA ये हो गया। अब देखिए दूसरा अंतर कि DNA में, देखिए DNA में ये सब पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन पाया जाता है, ठीक, ये 4 चीज़ें। चलिए ऐसे लिख देते हैं, DNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन ये पाया जाता है, ठीक। जिसमें एक क्रम से करिए, ये जो है ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है और ये जो है डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ए बचा है ना, ए,
ये हो गया, ठीक, कामा कर दीजिए। तो ये 4 चीजें पाई जाती हैं। और आरएनए में क्या होता है, इसमें जो है यूरेसिल पाया जाता है थायमीन के स्थान पर। थायमीन के स्थान पर इसमें थायमीन नहीं पाया जाता, ऐसे कह सकते हैं थायमीन नहीं पाया जाता है। थायमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक। ये दोनों अंतर ये तो याद ही हो गया होगा क्या, डीऑक्सी, इसका पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। और डीएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन पाया जाता है। और जबकि आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, इसमें थायमीन नहीं पाया जाता, यूरेसिल पाया जाता है। और तीसरा अंतर क्या लिखेंगे कि इसमें देखिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, डीएनए में क्या, इसको मिटा दें, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है और आरएनए में राइबोज शर्करा होता है, ठीक। तो ये अगला अंतर क्या लिखेंगे, तीसरा वाला, कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, ठीक। और इसमें क्या पाया जाता है, राइबोज शर्करा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, राइबोज शर्करा पाया जाता है, ठीक। अब अगला अंतर क्या लिखेंगे, ये 3 हो गया। चौथा लिखेंगे कि डीएनए जो होता है ये सभी जीवों में, किसमें, सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों के वाहक का कार्य करता है। और ये कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक लक्षणों के वाहक का कार्य करता है, ठीक। और अगला अंतर ये लिखेंगे कि डीएनए जो होता है ये द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। चलिए इतना अंतर बहुत है, क्या होता है, द्विकुंडलित होता है, और ये क्या होता है, अकुंडलित होता है, इसमें कोई कुंडली नहीं होती है, अकुंडलित होता है। ये 5 अंतर ये हो गए, 5 अंतर पर्याप्त हैं, और जो भी आपको और भी याद होगा अच्छी बात है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर ये हो गया। अब डीएनए आरएनए के बाद हम देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। चलिए अब देखते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। ये ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर पहले हम बना लेते हैं। देखिए दोनों का सूत्र जो है C6H12O6 ही होता है, और इसका भी C6H12O6 ही होता है, ठीक है। तो दोनों में कितने, 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन। और प्रत्येक से देखिए इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज में क्या होता है, एक एल्डिहाइड होता है, बाकी OH लगा दीजिए हर जगह। कितने OH लगाने हैं, 5, है ना। अब ये सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ता है, सबको पता है। अभी देखिए 4 बॉन्ड कार्बन से पूरा करना है, तो एक एक हाइड्रोजन भी लगा दीजिए यहाँ पे। ये हमारा हो गया क्या, ग्लूकोज, समझ में आ गया। इसी तरीके से फ्रक्टोज भी बना लेंगे, इसमें भी लिखेंगे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन, ठीक है। और दूसरे कार्बन से CO लगा देंगे, यानी कीटोनिक ग्रुप होता है, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक। क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है, ठीक। अब इसको भी पूरा करिए, OH लगाइए, इसमें भी OH लगाएंगे, OH OH OH, कितने बांड से, सिंगल बांड से ये जुड़ जाएगा। अब इधर की तरफ जो है देखिए OH लगा, एक ऊपर हाइड्रोजन लगाना होगा, एक नीचे। यहाँ 4 तो पूरा है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये पूरा हो गया। इसमें एक और लगाना पड़ेगा, ये, ठीक। ये हो गया हमारा फ्रक्टोज। अब देखिए अगला अंतर, पहला अंतर तो ये समझ में आ गया, ग्लूकोज जो होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला होता है, फ्रक्टोज कीटोनिक ग्रुप वाला होता है, ठीक। अब ये ग्लूकोज जो होता है ये अंगूर से प्राप्त किया गया था, किससे, अंगूर से। तो इसको कहते हैं अंगूर शर्करा। क्या कहते हैं, इसको अंगूर शर्करा कहते हैं। अंगूर शर्करा, अंगूर को द्राक्ष कहते हैं, इसलिए इसको द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। क्या,
द्राक्ष शर्करा, किसको? ग्लूकोज को। ठीक, ये दूसरा अंतर यहाँ से लिख देंगे। और ये फलों के रस से प्राप्त किया जाता है, तो इसको जो है फल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल शर्करा, इसको कहते हैं फल शर्करा। दो अंतर हो गया याद। अब ये ग्लूकोज जो है ये दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। क्या होता है? दक्षिण ध्रुवण गुणक। चलिए यहीं लिख देते हैं, दक्षिण ध्रुवण गुणक, मतलब जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। समझ में आया? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कौन होता है? ये ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, रोटेटरी। ठीक, और ये जो है फ्रक्टोज, ये वाम ध्रुवण गुणक होता है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर मोड़ देता है। किधर मोड़ देता है? बाईं ओर। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जो समांतर कला में कंपन करता है। सीधे इतना रखिए, याद रखिए कि ग्लूकोज जो है दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर मोड़ता है। और ये वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। क्या होता है? वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर मोड़ देता है। लीवो रोटेटरी बोलते हैं। क्या? लीवो रोटेटरी। ठीक, ये हो गया भाई दूसरा अंतर। ये तीसरा अंतर हो गया है ना। तीन अंतर तो याद ही हो गया होगा। क्या? ग्लूकोज जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप वाला होता है, फ्रक्टोज कीटोनिक ग्रुप वाला होता है। ग्लूकोज को अंगूर शर्करा या द्राक्ष शर्करा या शुगर, ये जो है ग्रेप शुगर भी कहते हैं। और फ्रक्टोज को फल शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और फ्रक्टोज वाम ध्रुवण घूर्णक यानी लीवो रोटेटरी होता है। ठीक, चलिए ये तीन हो गया। पांचवा अंतर जो है ये पूरे शरीर के लिए, ये शरीर के लिए ब्लू से लिखें, शरीर के लिए ये क्या होता है? उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत होता है। शरीर के लिए क्या होता है? उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक, और ये भी शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत होता है, परंतु ये मस्तिष्क, क्या? मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए, मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ठीक, चलिए ये कितना अंतर हो गया? इसको लिखते हैं ब्लैक से। कि पहला ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला होता है और ये कीटोनिक ग्रुप वाला होता है। दूसरा अंगूर शर्करा या द्राक्ष शर्करा कहते हैं। और तीसरा ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, फ्रक्टोज वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। और चौथा अंतर शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत होता है, और ये मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। और पांचवा अंतर लिखेंगे कि ग्लूकोज जो है ये कम वसा का उत्सर्जन करता है। ये क्या करता है? कम वसा का उत्पादन करता है। कम वसा का उत्पादन करता है। कम वसा का उत्पादन करता है। चलिए पांचवा लिखेंगे हम, ये कम वसा का उत्पादन करता है। क्या करता है? कम वसा का उत्पादन करता है। ठीक, और ये अधिक वसा का उत्पादन करता है। क्या है? ये अधिक वसा का उत्पादन करता है।
ठीक, इतना अंतर तो हमको लग रहा है बहुत है। ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये अंतर हो गया। अब देखिए यही समझते हैं लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन। ठीक, इसमें क्या होता है देखिए, इसी में बता दें, चलिए मिटा के बताते हैं। चलिए अब समझते हैं लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है, इनमें से कौन अधिक होता है कौन कम होता है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए लैंथेनाइड संकुचन ऐसे समझिए कि लैंथेनाइड में क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, देखिए लैंथेनाइड एक्टिनाइड जो है एफ ब्लॉक से के है ना, किस ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक के हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एफ उपकोष में जाएगा। तो ये जो लैंथेनाइड होता है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में जाता है, और एक्टिनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके बाद वाला 5f उपकोष में जाता है। इसीलिए लैंथेनाइड में जितने तत्व हैं उनको 4f श्रेणी कहते हैं, और एक्टिनाइड के जो तत्व हैं उनको क्या कहते हैं, 5f श्रेणी भी कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे बाएं से दाईं ओर जाएंगे, हम लोगों को पता है ना, बाएं से दाईं ओर जाने पर कोषों की संख्या क्रमशः बढ़ती है, कोषों की संख्या पता है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, कोषों की संख्या समान रहती है और बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है ना। जिसे प्रैक्टिकली समझिए, बाएं से दाएं छोटे में समझ लीजिए कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे होता है ना, कार्बन 6 7 8, तो पहले में 2, दूसरे कोष में 4, 2 फिर 5, 2 फिर 6, ये बेसिक चीज है ना, कक्षा 8 7 9 में पढ़े होंगे आप लोग। देखिए क्या है कि दोनों इन सब में जो है, सब में 2 कोष हैं और बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है। तो जैसे जैसे बाएं दाएं जाते हैं कोषों संख्या बढ़ रहती है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। नाभिकीय आकर्षण क्या होता है ये जानते हैं ना, कार्बन मान लो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, ठीक है, पहले में 2 दूसरे में 5, तो ये नाभिक में धन आवेश है, तो धन आवेश इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो धन आवेश इलेक्ट्रॉन को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करता है वही नाभिकीय आकर्षण होता है, इसी को कहते हैं नाभिकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये नाभिकीय प्रभाव हो गया। अब दूसरी बात ये देखिए, इसके बाद ये दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहिए था हमको, चलिए कोई बात नहीं, ले लेते हैं। यहाँ सल्फर का कितना होता है, 16, 17 होता है क्लोरीन का। ठीक है, तो ये इसमें समझिए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6 होता है। तो और इसी प्रकार से इसमें भी 2 8 7 होता है। तो ये 7 वाले ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, नाभिक अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी ऋणावेशित है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो प्रतिकर्षण होता है, यानी जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को ये भीतर वाला इलेक्ट्रॉन धकेलता है बाहर की ओर, इसी को कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। अब 2 बातें यहाँ पर होती हैं लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन में। पहला क्या होता है, नाभिकीय प्रभाव। क्या, नाभिकीय प्रभाव, यहां लिख दे रहे हैं नाभिकीय प्रभाव। और दूसरा क्या होता है, नाभिकीय प्रभाव, और दूसरा बताइए, परिरक्षण प्रभाव। शाबाश, परिरक्षण प्रभाव। तो नाभिकीय प्रभाव क्या करता है कि बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो नाभिकीय प्रभाव है। और भीतरी कोष के इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, ये होता है परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा यस उपकोष का होता है, उससे कम P, उससे कम D, सबसे कम F का होता है। F का परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव क्या करता है भाई, आकार को बढ़ाता है घटाता है। परिरक्षण प्रभाव क्या है, भीतरी कोष के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को जो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं बाहर की ओर ढकेलते हैं, वही क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जो है ये क्या करता है, आकार, बताइए, आकार को क्या करेगा भाई, ढकेलेगा। अगर परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा है तो ये बढ़ाएगा, आकार को बढ़ाता है ना। और ये नाभिकीय प्रभाव क्या करता है, आकार कम करता है। क्या करता है, आकार को कम कर देता है ना। जब नाभिक जो है आकर्षण अधिक लगाएगा, देखिए नाभिक भीतर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से खींचेगा, ज़्यादा बल से खींचेगा, तो आकर्षण ये जो है आकार कम हो जाएगा। और परिरक्षण प्रभाव यदि बढ़ गया तो आकार को बढ़ा देता है। ठीक, अब देखिए होता क्या है, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाईं ओर जब जाते हैं तो नाभिकीय प्रभाव और परिरक्षण प्रभाव दोनों बढ़ते हैं।
दोनों बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कोश में बढ़ने के कारण नाभिकीय प्रभाव और परीक्षण प्रभाव दोनों बढ़ते हैं। जबकि ये 4f उपकोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, कहाँ भरा जाता है? 4f में। तो 4f का बताइए परीक्षण प्रभाव अधिक होगा कि कम होगा? अभी बताया s का ज्यादा होता है, f का सबसे कम होता है। तो 4f का दुर्बल परीक्षण प्रभाव होता है। 4f के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण ये जो है आकार को बढ़ा नहीं पाता है, और नाभिकीय प्रभाव ये प्रभावी हो जाता है, आकार को कम कर देता है, आकार को कम कर देता है, संकुचित हो जाता है, आकुंचन हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन समझ में आया? अब लिखने वाली बात अब समझ लीजिए कैसे लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे कि लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय प्रभाव और परीक्षण प्रभाव दोनों बढ़ते हैं, और जबकि 4f के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण ये आकार को बढ़ा नहीं पाता है, और नाभिकीय प्रभाव जो होता है ये प्रभावी हो जाता है, नाभिकीय आकर्षण प्रभावी हो जाता है, जो आकार को कम कर देता है। इसे ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। वही बात एक्टिनाइड संकुचन में भी कह देंगे। एक्टिनाइड संकुचन कहिए या एक्टिनाइड आकुंचन, कैसे कहेंगे? बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो नाभिकीय प्रभाव और परीक्षण प्रभाव दोनों बढ़ता है, ठीक है। और 5f के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण ये आकार को बढ़ा नहीं पाता है, और नाभिकीय आकर्षण प्रभावी हो जाता है, जो आकार को कम कर देता है। इसलिए जो आकार में कमी आती है इसी को एक्टिनाइड संकुचन या एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं। ठीक, अब ये प्रश्न है कि लैंथेनाइड संकुचन ज्यादा होगा कि एक्टिनाइड संकुचन ज्यादा होगा? बताइए कौन ज्यादा होगा? इसको कमेंट में आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा इसमें ज्यादा होगा। देखिए थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि इसमें देखिए ये 4f है, ये 4f जो है ये इसका जो है परीक्षण प्रभाव 5f की तुलना में ये बताइए क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा? जैसे f देखिए ऊर्जा स्तर बढ़ते जा रहे हैं f वाला, तो कम होता जा रहा है, तो इसका परीक्षण प्रभाव कम होगा, इसका अधिक होगा। अब आपको बताना है कौन ज़्यादा सिकुड़ेगा। जो ज़्यादा सिकुड़ेगा उसका संकुचन ज़्यादा होगा, जो कम सिकुड़ेगा उसका संकुचन कम होगा। आप यह देखिए दोनों में से बताएंगे आप किसमें एक्टिनाइड संकुचन या लैंथेनाइड संकुचन, दोनों में से कौन ज़्यादा संकुचित होगा। ठीक, कमेंट में बताइए। चलिए ठीक है, ये लैंथेनाइड संकुचन हो गया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर क्या है। देखिए प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ठीक, जैसे ये, ठीक, ये क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। और द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है? चलिए यहीं बना देते हैं। ये हो गया, मान लो 2 कार्बन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, चलिए एक द्वितीयक एल्कोहल लिख दे रहे हैं और एक तृतीयक एल्कोहल लिख दे रहे हैं। यहाँ CH3 लगा दे रहे हैं, यहाँ भी ये। ठीक, तो क्या होता है एक एक बात समझेंगे। ये जो प्राथमिक एल्कोहल होता है ये, चलिए 2 लिख दे रहे हैं द्वितीयक एल्कोहल, 3 लिख दे रहे हैं तृतीयक एल्कोहल, ऐसे समझ जाइएगा। अब प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड, यानी 1 कार्बन वाला तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, और ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। CH3 CHO और H2O। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? कीटोन। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये H2O। ठीक है, और तृतीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से भी कीटोन बनता है, 1 कार्बन की संख्या में कमी आ जाती है। ठीक, ये हो गया भाई ऑक्सीकरण। तीनों का ऑक्सीकरण अलग अलग होता है। ऐसे ही याद रख लीजिए कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, तो ये कैसे होता है? कॉपर की उपस्थिति में इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? एल्डिहाइड। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, विहाइड्रोजनीकरण होता है, और इसको गर्म करना होता है 300 सेंटीग्रेड के ताप पर, तो यहाँ से H2 हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, और द्वितीयक एल्कोहल से भी क्या होता है? वही बात, हाइड्रोजन निकल जाता है, कीटोन बन जाता है। देखिए H निकला, ये CH3C, ये देखिए डबल बॉन्ड O हो गया, CH3। देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए दिखा दे रहे हैं।
ये आपको ये देखिए CH3C और ये वाला CH3 ऐसे लिख दे रहे हैं, और इस बीच वाले से क्या जुड़ा है OH और क्या जुड़ा है H। तो इस H को हटाइए और यहाँ से भी H को हटाइए, तो ये डबल बॉन्ड हो गया ना, तो H2 ऐसे, तो यहाँ से कीटोन बन जाता है। और तृतीयक एल्कोहल का जो जब विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं, कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। तो कैसे बनेगा? CH3C, यहाँ से OH निकाल लीजिए, यहाँ से H एक ठो, चलिए, तो OH और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। तो OH यहाँ से और एक H यहाँ से, तो ये डबल बॉन्ड हो गया H2O, ठीक। तो ये जो है एल्कीन बनता है। ये हो गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर। तो ये अंतर वाला टॉपिक पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है अगले वीडियो में पूरा रासायनिक अपक्रिया बताएंगे, फिर इसके बाद प्रमुख नियम बताएंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो आपको क्रम से मिलते जाएंगे, क्रम से आप पढ़ते जाइए, ठीक है। देखिए, आदत सुधारिए। आप सबको पता है कि आप गड़बड़ी करते हो, गलतियां करते हो, लेकिन फिर भी वही करते जाते हो, और जब ये आदत लग जाती है तो ये आदत छूटती नहीं है, गलतियां करने की, गड़बड़ करने की। मोबाइल चला रहे हो, चलाते चले गए, है ना, तो ऐसी गलतियां मत करिए। ये जो है, अगर जब ये आपको लग जाए जिस समय कि आप गड़बड़ कर रहे हो, उसी समय उसको रोक दीजिए। वहीं पर यदि रुक गया तो रुक गया, आदत पड़ गई तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।